हेलो एवरीवन, आज है 14 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज़ के शेयर में पिछले एक महीने में देखो तो अभी लास्ट हफ्ते एक बड़ी तेज़ी आई थी। 20 रुपये से 23 रुपये पर यह गया था और एक दिन में बड़ी रफ्तार थी 20 से 23 पर एक दिन में। उसकी वजह भी थी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो बहुत ही धीरे धीरे गिर रहा है। अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो बीच बीच में बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी हुई ज़रूर है। अगर आप यहां से देखो तो जब ये 14 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था तो वहां से जब ये गया था 21-22 के करीब, तब रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी और रिलायंस ने तब कमिट करा था 7,000 करोड़ रुपए के वो इन्वेस्ट करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज में। तो 14 से 22 पे गया। उसके बाद लगातार ये थोड़ा बहुत गिरता रहा और जब वापस 16-17 के करीब था और फिर से तेजी देखने को मिली, तब एक और खबर आई थी और वो खबर थी कि भैया रिलायंस जो है वो तकरीबन 3,300 करोड़ रुपए इन्होंने खरीद मतलब आलोक इंडस्ट्रीज में डाले हैं, मतलब इक्विटी इश्यू करके। तो तेज़ी बनी, वापस गिर रहा था और पिछले हफ्ते वापस से तेज़ी बनी। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ पर आलोक इंडस्ट्रीज़ अगर आप देखोगे तो जो रिलायंस के चलते तेज़ी थी, तो आलोक इंडस्ट्री में तब तेजी आई क्योंकि इनके बोर्ड ने अप्रूव कर लिया था 3,300 करोड़ रुपए रिलायंस इंडस्ट्रीज से रेज करने को लेकर एनसीडी के थ्रू, और जिसके चलते एक बड़ी रफ्तार हमें देखने को मिली यहाँ पर, और अच्छी बात है कि और अभी जो पिछले हफ्ते जो तेजी बनी थी उसकी वजह ये थी, उसकी वजह थी कि भैया 1,750 करोड़ की फैसिलिटी अग्रीमेंट एसबीआई के साथ इन्होंने साइन करा है। तो ये बड़ी बात है भाई साहब। धीरे धीरे लोन के तौर पर, ठीक है, यहां पर देखिए आलोक इंडस्ट्रीज हैज एंटर्ड इनटू फैसिलिटी अग्रीमेंट विद एसबीआई फॉर अ टर्म लोन of 1,750 crore for repayment of existing loans from the bank as a part of financial restructuring। तो भाई साहब देखो, आलोक के ऊपर भी कर्जा है, ठीक है, तो उसको भी चुकाना है। तो उसको चुकाने के लिए दोबारा नया लोन यहाँ पर लिया गया है और दूसरे अलावा अगर देखो तो भैया रिस्ट्रक्चर की भी कोशिश करी जा रही है। इट ऑल्सो साइन अग्रीमेंट विद एसबीआई फॉर वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज ऑफ 90 करोड़ फॉर मीटिंग इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो धीरे धीरे देखो कंपनी जो है वो अपने लोन को रिस्ट्रक्चर भी कर रही है, जो कि अच्छी बात है। और अगर आप देखो तो पिछले कुछ क्वार्टर के नंबर बहुत खराब आए हैं इनके, लेकिन अगर आने वाले टाइम में कंपनी अपने लोन को लेकर सुधार कर लेगा तो चीज़ें बेहतर भी होगी इनके लिए। आज देखा जाए तो 1.5 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम यहां पर ट्रेड होते नजर आए आलोक इंडस्ट्रीज में। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 99% लोग कह रहे खरीदारी करो, 1% लोग कह रहे होल्ड करो, बेचने की बात यहां पर कोई भी नहीं कर रहा है। अगर आप इस कंपनी में इनके नंबर्स देखोगे तो एक अच्छी तेजी थी फाइनेंशियल ईयर 2022 में। 2023 में थोड़ा सा डिक्लाइन यहाँ पर ज़रूर आया। सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर भी आप देख सकते हो कि भाई साहब लॉस यहाँ पर अभी भी है। बीच में एक क्वार्टर में इन्होंने प्रॉफिट करा ज़रूर था, लेकिन उसके बाद लगातार लॉस हो रहे हैं। अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी देख लोगे तो इनके रेवेन्यू में लगातार गिरावट आ रही है। अभी लास्ट क्वार्टर में भी 1,360 करोड़ के आसपास के ही रेवेन्यू थे और प्रॉफिट के नाम पर प्रॉफिट नहीं है, लॉस हो रहा है। लेकिन अभी अगले कुछ क्वार्टर के नंबर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि भैया जिस तरीके से रिलायंस ने कमिट करा है 7,000 करोड़ रुपए, इसके अलावा एसबीआई के साथ भी लोन इन्होंने लिया ज़रूर है प्रीवियस कर्जे को चुकाने के लिए। तो अगर आने वाले टाइम में आलोक इंडस्ट्रीज अपने कर्जे को चुका देती है तो कहीं ना कहीं इनके जो नंबर्स है उसमें एक सुधार आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग को लेकर तो प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है। यहाँ पर 40% की होल्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, 35% की होल्डिंग जेएम फाइनेंशियल के पास है, वो भी रिलायंस का ही है। आप कह सकते हो एक तरीके से म्यूचुअल फंड के पास 0.02% की होल्डिंग है, डोमेस्टिक के पास 0.32% की होल्डिंग है, एफआईज यहाँ पर 2.16% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 22.50% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 16.61% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज मेरे हिसाब से धीरे धीरे एक सुधार की तरफ जा तो जरूर रही है और आने वाले टाइम में अगर कंपनी के नंबर्स में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आ जाएगा तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती है। अगर आएगा तो ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड करती है। और एक और खतरा है, वो खतरा ये है इनके डीलिस्टिंग का। अगेन देखो, जब एनसीएलटी से जब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने आलोक इंडस्ट्रीज़ को ख़रीदा था तब ये था कि इतने साल तक वो इसको बेच नहीं सकते। अगर वो अग्रीमेंट ख़त्म हो, जैसे कि वो साल अगर कंप्लीट हो जाते हैं
फिर वो रिलायंस चाहे तो उसको बेच भी सकता है, मतलब कि डीलिस्ट करवा सकता है, सॉरी डीलिस्ट नहीं करवा सकते, वो था यहाँ पर, तो डीलिस्ट भी करवा सकते हैं। तो ये खतरा हमेशा यहाँ इसके ऊपर मंडराता रहेगा, लेकिन जब भी ऐसा कुछ होगा एडवांस में हमें इसके बारे में पता चल ही जाएगा। तो अभी के लिए तो मुझे लगता है कि कोई इतनी बड़ी दिक्कत की बात यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, और लगातार देखो तो ये भागता नज़र भी आया है। लेकिन हाँ, साथ में ये भी मैं कह दूँ कि एक बड़ी रफ्तार के बाद ना ये कोई 2 3 4 5% की गिरावट पे रुका नहीं है, इसने बड़ा डिप दिखाया है, लेकिन बाद में उससे बड़ी तेज़ी दिखाई है, फिर बाद में एक बड़ा डिप दिखाया है, फिर बाद में उससे बड़ी तेज़ी दिखाई है, और अभी डिप की शुरुआत हो रही है। ठीक है, क्योंकि देखो बाजार आज बहुत अच्छे मूड में था भाई साहब, 1% का यहाँ पर डिक्लाइन आ गया, लेकिन फिर भी आज बाजार बहुत अच्छे मूड में था, लेकिन यहाँ पर डिक्लाइन आया ज़रूर है। और मैं यही कहूँगा कि नज़र रखिएगा इस कंपनी के ऊपर गिरावट के दौरान, और मौके बहुत अच्छे खासे यहाँ पर बन सकते हैं, लेकिन अभी जो गिरावट आई है वो एटलीस्ट ये 2 3% से रुकने वाली नहीं है, थोड़ा बहुत और डिप आएगा। और जहाँ तक बाइंग के मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कह लो, वो 18 से 20 रुपए के आसपास बनती हुई नज़र आ सकती है। बाय ऑन डिप्स की शुरुआत देखो, किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स तो यहाँ पे नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि चीज़ें अभी भी अनसर्टन है, अभी इनके अगले क्वार्टर के नंबर भी देखने रहेंगे। तो चीज़ें से जब तक अनसर्टन है, किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स नहीं खरीदने चाहिए। बाय ऑन डिप्स के जो मौके हैं वो 18 से 20 रुपए का जो रेंज आएगा, वहाँ से इनिशियल बाइंग के मौके बन सकते हैं। उसके बाद 15 से 16 का जो लेवल आएगा, वहाँ से एवरेज करने के मौके आपको ढूंढने चाहिए। कंपनी मेरे हिसाब से जो बिजनेस है इनका उतना बुरा नहीं है, टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी है ये। इनके पास जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि भैया रिलायंस का बैक है इनके पास, और उसके अलावा देखा जाए तो गवर्नमेंट भी जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर फोकस कर रही है। गवर्नमेंट भी कई सारे इंसेंटिव प्रोग्राम चालू कर रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को और बढ़ावा देने के लिए, ताकि भाई साहब इंडियन कंपनियां बाहर के देशों में भी सामान बेचना शुरू करें, और उसका फ़ायदा होगा, लेकिन टाइम लगेगा आने वाले टाइम में। और कहीं ना कहीं मैं अभी के लिए तो इतना ही कहूँगा कि अगर है नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो बने रहिए, अगर आपने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है तो। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश आएंगे तो जो लेवल मैंने बताया है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।